नमस्ते बच्चों, फिर से स्वागत है हिंदी कक्षा में। पाठ 3 बस की यात्रा। इस बस की यात्रा पाठ में जो पिछले अवधि में हमने यह सीखा था कि लेखक अपने मित्रों के साथ एक निर्दिष्ट स्थान, जो कोई काम की वजह से सिलसिले में वो चले गए हैं, वहाँ से पन्ना के लिए उन्होंने यात्रा शुरू किया था और पन्ना जाकर वापस उनको यानी कहाँ पर सतना जाना था। वहाँ से जो जबलपुर की ट्रेन मिलने वाली थी, तो उनका एक निर्दिष्ट स्थान से उनका यात्रा शुरू हुआ था पन्ना जाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने बस को देखा, जो बस की अवस्था पूरी तरह से जर्जर अवस्था थी, पूरी तरह से खराब थी उसकी जो अवस्था, तो उसको देखकर लेखक के मन में पूजनीय भाव उत्पन्न हुआ था। मतलब उसका विरोध भाव, जो व्यंग उन्होंने किया था, उसको गाड़ी को देखकर यानी मुझ में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रही है, यानी उसको नमन करना चाहता हूँ, इस पूजा करने लायक है बस। इस तरह की जो बातें लेखक के मन में उभर रहे थे, ऐसे वैसे कहकर वहाँ पर अंत में जो है, जो यात्रा करने के लिए बस के अंदर चले गए, तो वहाँ से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने सुना था। अब अगला भाग 3, पुट संख्या है 15। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए इस गद्यांश में यहाँ पर बस सचमुच चल पड़ी। जब लेखक का उनके मित्र सब मिलकर जब बस के अंदर जाकर बैठ गए थे, बैठने के बाद जो पूरा बस जो है अपने इंजन की तरह हिलने डुलने लगा था, तो शायद उन्होंने ऐसे भी वहाँ पर तर्क लगाया कि पूरा बस ही वहाँ पर इंजन है। तो सचमुच जो ऐसी बस जो है सचमुच चल पड़ी थी। उनको विश्वास नहीं हो रहा था लेखक और उनके मित्रों को। तो अचानक सहसा लेखक को उस बात याद आ जाती है जो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त यह बस अवश्य जवान रही होगी। उस समय हो ये अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के समय में जो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, उसमें से बहुत सारे आंदोलन में असहयोग, जो असहयोग मतलब विनयपूर्वक, जो मतलब क्या है यहाँ पर नॉन कोऑपरेट जो कहते हैं अंग्रेज़ी में, नॉन कोऑपरेट जो मूवमेंट जो उस समय जो हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। असहयोग यानी सहयोग न देना, बराबर से उनको सहमति न देना। और सविनय मतलब विनयपूर्वक, विनयपूर्वक, रिस्पेक्टफुल, डिप्लोमेटिकली। अवज्ञा आंदोलनों के वक्त, अवज्ञा आंदोलन मतलब आज्ञा, अवज्ञा का अर्थ होता है आज्ञा न मानना, डिसऑर्डर कहते हैं, डिसऑर्डर मूवमेंट, जो उस समय की बात है। अवज्ञा आंदोलन डिसऑर्डर, जो कुछ भी अंग्रेज़ जो आज्ञाएं वहाँ पर, जो नोटिस वहाँ पे भेजा करते थे, ऑर्डर जो किया करते थे, तो उसका जमकर विरोध गांधी जी किया करते थे। जो भी कैसे, सविनय के साथ, विनयपूर्वक। यानी आजकल जो आप देखते हैं कैसे वहाँ पर जो स्ट्राइक जो कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं, जो कैसे वहाँ पर किस तरह से उसका विरोध किया जाता है, वहाँ पर टायर जलाया जाता है, पत्थर फेंकते हैं, तो बहुत सारे वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन गांधी जी ने थोड़ा वहाँ पे जो इस तरह के जो आंदोलनों को थोड़ा बदलाव कर दिया था, मतलब अहिंसा मार्ग जो उन्होंने अपनाया था। ये बस भी यहाँ पर जो है अवज्ञा, जो कुछ भी ड्राइवर या लेखक जो उनकी बातों को वह मान नहीं रहा था, यानी वो विनयपूर्वक कोई भी आज्ञा पालन नहीं कर रहा था। अगर गियर लगा दें
तो अचानक से आगे का गियर वहाँ पे लगा दें तो पीछे का गियर लग जाता, अगर ब्रेक लगा दें तो 100 किलोमीटर दूर जाकर शायद स्टॉप हो जाता। इस तरह से जो उनकी बातों को वो पालन नहीं कर रहा था। आदेश जो निर्देश जो दिए जाते हैं बस को, जो कंट्रोल में, वो बराबर से वो कंट्रोल में नहीं था। शायद गांधी जी के समय का है, जो उस समय गांधी जी कैसे अंग्रेज़ों का विरोध किया करते थे, ठीक उसी प्रकार यह बस भी हमारे साथ विरोध कर रहा है, और भी कैसे सविनय के साथ आज्ञा नहीं मान रहा है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, शायद उस समय उसके वो जो जब जवान थी, जब अंग्रेज गांधी जी के ज़माने में थी, शायद उसे ट्रेनिंग मिली है कि आज्ञा न मानना। जैसे वो गांधी जी अंग्रेज़ों का ऑर्डर नहीं मानते थे, ठीक उसी प्रकार ये ड्राइवर के वहाँ पर आज्ञा नहीं मान रहा है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। जो गाड़ी का जो वहाँ पर पूरी तरह से बस की जो सभी पार्ट जो हैं, पुर्जे जो हैं, वो असहयोग, एक तरह से तालमेल वहाँ पे नहीं हो रहे थे, नॉन कोऑपरेट हो रहे थे, और पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। केवल उसके छोटे छोटे एक एक पार्ट्स नहीं, पूरी बस ही वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन दौर से, जो उस मूवमेंट से गुजर रहा है। पूरा कोई भी भाग जो है, बस का कोई भी भाग बराबर से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। देखिए, सीट का जो बॉडी जो है, सीट का जो बॉडी ऊपर रहता है, जो उससे वहाँ पर असहयोग, बराबर से उससे नॉन कोऑपरेटिव, बराबर से नहीं जम रहा था वहाँ पर। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, जो उसके ऊपर जो बॉडी लगा है, तो कभी समय देखिए इस तरह से शायद वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाती है सीट, या कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। इस तरह से उसमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है, तालमेल नहीं वहाँ पर नहीं है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील जब बस चली गई तो इस तरह का जो उनको आदत सी बन गई, जो कुछ भी बस में जो परेशानी उनको हो रही थी, सीट आगे पीछे जा रही थी, या उसमें इस तरह की जो आवाज़ आने लगी थी, शीशों की आवाज़ आ रही थी, या वहाँ पे दरवाज़ों की आवाज़ आ रही थी, तो सभी तरह के भेदभाव मिट गए हैं। यानी वो उन्होंने उसके साथ समझौता कर लिया है, शायद उनको आदत सी पड़ गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस तरह से दोनों के बीच में जो है इस तरह का अंतर वहाँ पर जो व्यंग्यात्मक रूप से लेखक कह रहे हैं, सीट हम पर बैठी है या हम उसके ऊपर बैठे हैं, थोड़ा पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वो हिलता डुलता, सीट एक जगह से स्थिर होकर नहीं बैठा था। नेक्स्ट अगला गद्यांश। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद बस रुक गई। देखिए, अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया फिर से। बस आगे चलने के लिए जो उसको निर्देश दिया जा रहा है, तो बस रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि उसमें पेट्रोल की जो टंकी रहती है, टैंक जो रहता है, उसमें छेद पड़ गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख दिया और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। जो अपने पास निकट रखकर पेट्रोल की जो बाल्टी लेकर जो पेट्रोल की टंकी में से जो पेट्रोल निकाल कर उसको अपने पास बगल में रख दिया, और नली डालकर, नली मतलब पाइप के ज़रिए डायरेक्ट इंजन को उसने पेट्रोल भेजना शुरू कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। हाँ, तो मैं आगे क्या होगा, लेकर नहीं यहाँ पर जो बस ड्राइवर है, जो ये इस तरह की जो वहाँ पर चेष्टा कर रहा है, पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण पूरा पेट्रोल जो है बाल्टी में भरकर अपने पास रखकर पाइप के ज़रिए इंजन को भेज रहा है। नेक्स्ट क्या होगा प्रोसेस, शायद वो सोचने लगा है, व्यंग्यात्मक ढंग से वो सोच रहा है लेखक कि नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या होगा, कि कंपनी के हिस्सेदार, कंपनी के जो मालिक जो हैं, शायद वो आगे इंजन को ही अपने गोद में ले लेंगे। जैसे एक माँ एक बच्चे को कैसे वहाँ पे गोद में ले लेती है, ठीक उसी प्रकार उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। देखो,
वहाँ पर दूध की शीशे जो बोतल लेकर जो कैसे वहाँ पे पिलाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यानी पेट्रोल को यानी क्या है, नली के ज़रिए उस इंजन को पिलाएंगे। शायद वो बच्चा है, उसको पाइप से पेट्रोल पिला रहे हैं। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, बोतल, शीशी मतलब यहाँ पर बोतल, दूध की जो बोतल कैसे वहाँ पर उसको पिलाया करती है, ठीक उसी प्रकार इंजन को अपने गोद में लेकर मालिक क्या करेगा, पेट्रोल पिलाएगा। तो इस तरह के जो व्यंग्यात्मक भाव ने जो विचार लेखक कर रहा है। अगला गद्यांश, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। है थोड़ा गति जो है, रफ्तार जो है और थोड़ा कम हो गई थी। मुझे इसके उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को अब कोई भी भाग, बस की जो कोई भी भाग पर, पार्ट पर विश्वास नहीं था। कब वो कब हाथ दे दे, है वहाँ पर रुक जाए, काम ना करे, ब्रेक फेल हो सकता है, ट्रेन स्टेयरिंग टूट सकता है, कभी भी उसकी ब्रेक जो है फेल हो सकती है। स्टेयरिंग जो ड्राइवर चलाता रहता है निर्देशन देने के लिए, उसको घुमाने के लिए, शायद हाथ में ही आ जाए। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। प्रकृति का भी दृश्य वहाँ पर जो कि विंडो से, जो खिड़की से जो बाहर देखते समय बहुत ही लुभावने, मन को भावने वाले थे, मन को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। दोनों तरफ देखा तो बस के उस साइड और इस साइड, दोनों साइड वहाँ पर पेड़, हरे हरे भरे पेड़ थे, जिन पर पक्षी बैठे थे। उन पेड़ों पर पक्षियाँ बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन इतना सुंदर वातावरण रहने के कारण भी लेखक तो उन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता, मतलब पेड़ कैसे आते हैं, मतलब बस जो चलती रहती है तो ऐसा भास होता है कि पेड़ वहाँ से निकल जा रहे हैं, साइड से निकल जा रहे हैं, सामने से आते हैं और साइड से चले जाते हैं। इस तरह का दृश्य जब आप बस या वाहन में यात्रा करते रहते हैं, जो इस तरह का भास या विचार आते हैं। डर लगता कि इससे बस टकराएगी। देखो, लेखक को वहाँ पर पेड़ों से दुश्मनी हो रही थी। वो क्यों डर रहा था उन पेड़ों से? ताकि वो कहाँ पे वो बस को आकर उसे डर लग रहा था कि कहीं ये बस से आकर टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो जैसे ही वो पीछे चले जाते तो दूसरे पेड़ का वो इंतज़ार करता था। इज़ वेटिंग फॉर नेक्स्ट ट्री। और झील देखते ही तो देखिए, झील दिखती तो सोचता था कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कहीं झील, सरोवर, जो छोटा सरोवर कहते हैं, लेक जो कहते हैं, जो कहीं दिखाई दे, अगर उसके पास से बस हमारी जा रही है तो ऐसा सोचने लगा कि लेखक शायद बस उसमें डुबकी लगाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाएगी, उसमें से उस सरोवर में वो गिर जाएगी, शायद पानी में गिर जाएगी। इस तरह का विचार लेखक कर रहा है। देखिए, आप भी कुछ ऐसे भयानक वातावरण से गुजरे होंगे। जब भी अभी कोई इस तरह का वातावरण से आप गुजरे हैं तो आप इस तरह की कल्पना आपके मन में आते रहते हैं, इस तरह के विचार आते रहते हैं, आगे क्या होगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन थोड़ा ये लेखक मजाक किया है, मजाक किस्म का है, थोड़ा वहाँ पर व्यंग्यात्मक भाव से सोचता है। व्यंग्यात्मक मतलब जो उल्टा सोचना है ना, वहाँ पर जो बड़ा चढ़ा कर सोचना है ना, ताना मारना, जो संदर्भ जो रहता है विषय के ऊपर थोड़ा व्यंग करना। एकाएक फिर बस रुक गई। देखिए अगला गद्यांश, एकाएक फिर से जो स्टार्ट होकर बंद हो गई थी, जो फिर से वहाँ पर वो बस थोड़ी देर जाने के बाद रुक गई। क्यों रुक गई देखेंगे। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें निकाली। देखें, तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। तरह तरह के जो विचार, तरकीबें मतलब आइडियाज़ जो उसने वहाँ पे देखा ना, उसको कैसे बराबर कर सकते हैं, उसको सब तरह से सोचा, लेकिन चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर से देखिए, डिसऑर्डर मूवमेंट, आज्ञा न मानना, अवज्ञा मतलब आज्ञा न मानना, जो आंदोलन, एजिटेशन शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, क्या कह रहे थे देखिए लोगों से, बस तो फर्स्ट क्लास है जी,
देखिए, आप कोई भी वस्तु के बारे में जो है ना, विक्रेता जो रहता है, जो बेचता रहता है, सेलर जो रहता है, वो जो खराबी है ना, उसमें वस्तु में खराबी रहने पर भी वो, डिफेक्ट रहने पर भी वो क्या करता रहता है, बहुत ही अच्छी सुंदर वस्तु है जो उसका बड़ा चढ़ा कर तारीफ़ करता रहता है। ठीक उसी प्रकार बस के हिस्सेदार भी या मालिक भी बस की जो तारीफ़ कर रहे हैं। बस तो फर्स्ट क्लास है जी, एकदम नंबर 1 फर्स्ट क्लास है। यह तो इत्तेफाक की बात है ना, इत्तेफाक है ना, एक संयोग, एक इट इज़ एक्सीडेंट है ना, अचानक से ऐसे हो गया है, नहीं जानबूझकर तो नहीं हुआ है, अचानक हो गया। एक्चुअली ये बस तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अचानक से हो गया है। क्षीण चांदनी में देखिए वहाँ पर वातावरण कैसा था, जब बस वहाँ पे रुकी थी तो आसपास का वातावरण कैसा था। क्षीण चांदनी, जो चांदनी मतलब चांद की जो रोशनी जो है वो क्षीण हो रही थी, धीरे धीरे कम होती जा रही थी, और उसमें से जो वृक्षों की छाया के नीचे वृक्षों के पेड़ों के नीचे है जो बस वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, बहुत ही दयनीय, उस पर दया आ रही थी। उसको देखते ही मन में एक तरह की जो भावनाएं, अरे कितना बूढ़ी जो है जो इसकी अवस्था देखकर लेखक को दया आ रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जैसे आपने देखा होगा कहीं मार्केट या कहीं राह पर चलते वक्त, अगर रास्ते में देखा होगा कोई बूढ़ी औरत जो है ज़्यादा देर चलने के बाद थक कर कहीं बैठ जाती है, हाँ, जो बैठ जाने के बाद जो आपको कैसा अनुभव होता है वहाँ पर देखने के बाद, एक तरह की भावनाएं आपके बदल जाते हैं, अरे कितनी बूढ़ी औरत है तो इतनी देर चलने के बाद बैठ गई है। ठीक उसी प्रकार का भाव जो है लेखक उस बस को देखकर, पेड़ के नीचे जो खड़े बस को देखकर उसके ऊपर दया आ रही है। अरे कितनी रुद्ध जो है इतनी देर तक हमें सवार करके यहाँ पर क्या है वो थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी, अपने आप पर ग्लानि मतलब अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। क्यों? बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे, उसके ऊपर हम सवार करके जो आ रहे थे, इस बूढ़ी औरत के ऊपर हम लोग जो सवार करके आए हैं, इसलिए कारण वो थक गई है, हम पर शर्म आनी चाहिए। इस तरह की जो बातें लेखक व्यंग्यात्मक सोच रहा है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसे बियाबान में हमें इसकी अंतोष्टि करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कहता है लेखक, अगर कहीं इसका जो प्राणांत हो जाए, इसके प्राण के अंत न हो जाए, तो अगर इसी बियाबान इसी बियाबान मतलब सुनसान जगह है, जो लोग नहीं हैं, इस सुनसान जगह पर ही इसकी अंतोष्टि मतलब अंतिम क्रिया, मतलब उसको जला देना या ज़मीन में गाड़ देना, जो अंतिम क्रिया जो करना पड़ेगा, इस तरह की सोच जो है लेखक वहाँ पर सोच रहा है। लेकिन सब लोग घबराए हुए हैं बस में। लेखक की चेष्टा देखिए, वो सभी संदर्भ में वहाँ पर वो घबरा नहीं रहा है, दुखी नहीं है, सभी संदर्भ में वो इस तरह के व्यंग्यात्मक करते हुए अपने कष्टों को दूर करते हुए उस यात्रा का अनुभव रुचि ले रहा है। खट्टी मीठी वहाँ तो रहते ही है, तो ये बुरा अनुभव है, लेकिन उस बुरा अवस्था में भी लेखक खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहा है।